नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन एवं शौर्य परंपरा की आज की इस बेहतरीन कड़ी में, जिसमें हम लोग बातचीत करने वाले हैं मेरे मित्रों आपकी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट एक महत्वपूर्ण विषय जो कक्षा 9 की राजस्थान अध्ययन की पुस्तक राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन एवं शौर्य परंपरा है, जो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा प्रकाशित की गई पुस्तक है एक तरीके से। और यह कक्षा 9 में राजस्थान अध्ययन के रूप में शामिल की गई है। तो राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण बातें जो है वो इस पुस्तक में दी गई है। तो आज से हम इसकी शुरुआत करते हैं साथ साथ में। तो चलिए ज़रा देखते हैं कौन कौन सी बातें आपकी परीक्षा की दृष्टि से इसमें इम्पोर्टेंट होने वाली है। और मैं एक बार फिर कह रहा हूँ, बहुत ही शानदार पुस्तक है, बहुत अच्छे ढंग से कंटेंट को इसमें लिखा गया है और आप लोग इसको सुनने की कोशिश करें। पंक्तिबद्ध हम लोग एक एक पॉइंट को पढ़ते चलेंगे। ये संयोजक जो हैं वो यहाँ के आरपीएससी की पूर्व चेयरमैन बीएन शर्मा हैं और इस पुस्तक के जो लेखक हैं उनमें सोनलाल मीणा, आलोक कुमार श्रीवास्तव, नरेंद्र नाथ और पयोत जोशी जो हैं वो इस पूरी पुस्तक में लेखन का कार्य इन लोगों ने किया है। जो जाने माने राजस्थान के विश्वविद्यालय हैं उनके प्रोफेसर्स और उनके विभागाध्यक्ष और एसोसिएट प्रोफेसर जो है उनके द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि कितना अच्छे तरीके से कंटेंट को इसमें तैयार किया गया होगा और कौन कौन से बिंदु इस पुस्तक में हम लोग कवर करने वाले हैं वो भी ज़रा आपको मैं बता देता हूँ। सबसे पहला टॉपिक इसमें होगा 1857 की क्रांति। उसके बाद राजस्थान के कुछ महत्वपूर्ण क्रांतिकारी, राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलन, राजस्थान में जनजातीय आंदोलन, राजस्थान में जनजागृति और प्रजामंडल, राजस्थान का एकीकरण और राजस्थान की शौर्य परंपरा, यानी राजस्थान में वो शूरवीर जिन्होंने राजस्थान की तरफ से इस मातृभूमि को अपने प्राणों को न्यौछावर करने का काम किया और देश की आन बान शान मर्यादा को बनाए रखने का काम किया, उन लोगों के बारे में भी हम लोग विचार विमर्श करेंगे, बातचीत करेंगे। और इस पुस्तक की कुछ महत्वपूर्ण जो प्रश्नोत्तरियाँ होगी वो भी मैं आप लोगों के सामने समय समय पर रखूँगा, तो उसके बारे में आप निश्चिंत रहें। चलिए आज शुरुआत करते हैं। बहुत ही शानदार कंटेंट है, उसमें दो राय नहीं है, लेकिन पंक्तिबद्ध पढ़ने की ज़रूरत है। ऐसे नहीं कि ऊपर ऊपर से आपने पढ़ लिया तो आपका काम हो जाएगा, ऐसा हरगिज़ नहीं होगा मेरे विद्यार्थियों। आप सभी को बहुत अच्छे से जो है वो इन सब चीज़ों को पढ़ना होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले बिंदु से ही। 1857 की क्रांति के समय किस प्रकार की राजस्थान की परिस्थितियाँ रही, क्यों ये क्रांति हुई, उसके क्या क्या कारण रहे, उन सभी बिंदुओं को कवर करते हम चलेंगे। लेकिन शर्त एक ही है कि आप बिंदुवार इस चीज़ों को पढ़ें, एक एक पंक्ति आपको पढ़नी है, कुछ भी छोड़ना नहीं है। मुगल साम्राज्य के पतन के पश्चात देश में उत्पन्न अराजकता से राजस्थान भी अछूता नहीं रहा। औरंगजेब की मृत्यु से उत्पन्न शक्ति रिक्तता को एक बारगी तो मराठों ने भर दिया। मराठों ने दक्षिण में प्रभुत्व स्थापित करने के पश्चात मालवा और गुजरात में अपना प्रभाव स्थापित कर लिया था, अतः अब उनके लिए राजस्थान में प्रवेश करना सहज हो गया था। मई 1711 में प्रथम बार मराठों ने मंदसौर के निकट मेवाड़ी क्षेत्र से धन एकत्र किया था। इस घटना से निश्चिंत उदयपुर के महाराणा संग्राम सिंह ने पहले ही जयपुर के शासक जयसिंह और बाद में मुगल बादशाह मोहम्मद शाह से मराठा समस्या के बारे में विचार विमर्श किया था। 1724 के बाद राजस्थान में मराठा आक्रमणों में तेजी आई। इसी बीच अप्रैल 1734 में बूंदी के पदच्युत शासक बुद्ध सिंह ने मराठा सहायता प्राप्त कर दलेल सिंह को गद्दी से हटा दिया। राजस्थान के किसी शासक द्वारा अंतरिम संघर्ष में मराठों को आमंत्रित करने का यह प्रथम अवसर था। बाद में तो राजस्थान में मराठों का हस्तक्षेप बढ़ता ही गया। आपको पता होगा बूंदी का जो उत्तराधिकार का संघर्ष था मेरे मित्रों, उस समय बूंदी के उत्तराधिकार संघर्ष के दौरान ही मराठों को राजस्थान में राजपूताना की ओर आकर्षित होने का, राजपूताना में आपस में जो तालमेल था उसके बीच में आने का अवसर इन्हें प्राप्त हुआ, हस्तक्षेप करने का अवसर प्राप्त हुआ। और उसके बाद मराठा कहाँ पीछे रहने वाले थे। तो इसके बाद क्या परिस्थितियां राजस्थान में बनी जरा देखिएगा। 1735 में मालवा पर अधिकार करने के बाद मराठों को राजस्थान पर आक्रमण करने के लिए एक आसान मार्ग मिल गया। राजस्थान में मराठे कोटा, मेवाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में घुसपैठ कर वहां से धन पाने के बाद कुछ समय तक संतुष्ट रहे। शीघ्र ही वे राजाओं को ही नहीं वरन सेठ साहूकारों को भी लूटने लगे। उन्होंने राजस्थान के नरेशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना भी आरंभ कर दिया। बूंदी, जोधपुर, जयपुर रियासतों में उनका प्रवेश इसी बहाने हुआ। नादिर शाह के आक्रमण के समय भी मराठों ने हिंदू धर्म के नाम पर राजस्थान के राजाओं को संगठित करने का प्रयास किया, लेकिन मुगल दरबार में दलबंदी के कारण राजपूत शासक भी परस्पर लड़ने लगे।
इस प्रकार केंद्र में उत्पन्न शून्यता के पूर्ति के लिए मराठा राजस्थान में आने लगे। साहू ने पेशवा बाजीराव को राजस्थान से चौथ और सरदेशमुखी प्राप्त करने का आदेश दिया, जो कि चौथ और सरदेशमुखी एक तरीके का टैक्स है, ये समझ लीजिएगा आप लोग। जो आजकल हम टैक्स देते हैं ठीक उसी प्रकार चौथ और सरदेशमुखी जो है उस समय टैक्स के दो प्रकार थे। 1732 ईस्वी में सवाई जयसिंह जो मालवा का सूबेदार बना, उसे मराठों ने घेर लिया। जयसिंह ने पराजय स्वीकार कर ली। 28 परगने मराठों को देने पड़े। 1761 से 1791 के मध्य राजस्थान में राजपूत शासकों की कमजोर स्थिति के कारण विभिन्न राज्यों पर मराठों का प्रभुत्व हो गया। राजस्थान में बढ़ते मराठा हस्तक्षेप ने जयसिंह तथा अन्य राजपूत राजाओं की आंखें खोल दी। मराठों से मुक्ति पाने के लिए धन का सहारा लिया गया, पर जब धन लेने के बाद भी मराठों ने मालवा जैसे क्षेत्र जो है उनके बारे में इसी प्रकार की स्थिति रखी तो क्या हुआ, जरा उस पर भी और विचार करते हैं। देखिए मित्रों क्या है, बहुत ही सार गर्भित चीज़ें जो है इसमें लिखी गई है, लेकिन ये सब समझने से आपको तत्कालीन परिस्थितियां जो है वो समझ में आने लगेगी। तो उसके बाद संगठित करने का प्रयास किया गया। राजस्थान के विभिन्न राजाओं को धन के बजाय शक्ति प्रयोग से मराठों को राजस्थान से निकालने का निश्चय किया गया। जुलाई 1734 में जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, किशनगढ़, नागौर, बीकानेर के शासक मेवाड़ में हुरडा नामक स्थान पर एकत्र हुए। बहुत ही शानदार सवाल है, यहाँ पर मैं रोक कर आपको ये सवाल बता रहा हूँ। अभी आपने एसआई का अगर एग्जाम दिया हो पीछे, उस एग्जाम में आपसे ये पूछा गया कि इस हुरडा सम्मेलन जो है, इस हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी। तो अब आपसे कभी वो डेट भी पूछ सकता है, ध्यान रखना। हुरडा सम्मेलन जो है वो 17 जुलाई को हुआ था। कब भैया? 17 जुलाई। 17 दूनी कितने होते हैं भैया? 34 होते हैं। तो 1734 जो है, इस 1734 में इस हुरडा सम्मेलन का आयोजन किया गया था। राजस्थान के राजपूताने के विभिन्न रियासतों के राजा मिलकर आपस में बातचीत करेंगे कि मराठाओं को किस प्रकार हम लोग संभाल सकते हैं, किस प्रकार उनका मुकाबला कर सकते हैं। इसके लिए क्या सवाल बन सकता है, जरा आगे देखिए। जिसके अनुसार राजस्थान के सभी शासकों ने विपत्ति के समय सहयोग देने का वादा किया। इस सम्मेलन में बातचीत हुई। वर्षा ऋतु के बाद मराठों के विरुद्ध कार्यवाही हेतु रामपुरा में एकत्र होना तय किया गया। किसी राजा के शत्रु को अपने राज्य में आश्रय या शरण न देने की शपथ ली गई, परंतु इस सम्मेलन के वांछित परिणाम नहीं निकले, क्योंकि रियासती शासकों में आपसी द्वेष था। ये सबसे बड़ी कमजोरी हमारे राजपूताना के राजाओं की उस समय रही कि आपसी द्वेष की वजह से हम लोग, चाहे अंग्रेज हो, चाहे मराठा हो, चाहे वो मुगल हो, किसी का भी हम लोग संगठित होकर जो है वो मुकाबला नहीं कर पाए, वरना हिंदुस्तान की आज तस्वीर कुछ और होती। आज भी यही स्थिति बनी हुई है हर परिवार, हर समाज में। रियासती की स्वार्थी नीतियों और कार्य संभवतः सम्मेलन की असफलता के उत्तरदायी कारण थे। 1735 में मुगल सम्राट और राजपूत शासकों की सेनाओं ने मराठों को खदेड़ने का पुनः असफल प्रयास किया। अक्टूबर 1735 में उत्तर भारत की यात्रा पर निकला पेशवा जो है वो उत्तर भारत की यात्रा पर निकला 1735 में। उसने महाराजा जगत सिंह का आतिथ्य स्वीकार किया। उपहार तथा चौथ का समझौता हुआ। फिर वह जयपुर आया। जयसिंह ने मराठों और मुगल सम्राटों में समझौता करवाना चाहा, पर असफल रहा। पेशवा की राजस्थान यात्रा का परिणाम यह निकला कि मुगलों के साथ साथ राजपूत मराठों के भी करदाता बन गए। यानी मुगलों को तो कर देना ही पड़ता था, अब मराठों को भी कर देना पड़ गया। 1738 में मुगल सम्राट की ओर से निजाम को बिना युद्ध किए दुरासहराय की अपमानजनक संधि करनी पड़ी, जिसके अनुसार मराठों को मालवा की सूबेदारी और 50 लाख रुपए प्राप्त हुए। 1742 ईस्वी में मराठों ने मारवाड़ में प्रविष्ट होकर सोजत, रायपुर, जेतारन, प्रगने चौथ वसूल करना आरंभ कर दिया। 1787 ईस्वी में राजपूतों ने संगठित होकर तुंगा नामक स्थान पर मराठों को परास्त किया। 1787 में तुंगा के युद्ध में। 1791 ईस्वी के बाद मराठा शक्ति क्षीण होने लगी। इस समय दक्षिण भारत में अंग्रेजों ने अपने पैर जमा लिए थे और वे राजस्थान में घूमने का प्रयास कर रहे थे। राजस्थान के राज्यों में उत्तराधिकार के संघर्ष और सामंती प्रतिस्पर्धा के कारण उनकी राजनीतिक स्थिति कमजोर हो गई। 1791 में अंबाजी इंगले ने मेवाड़ के महाराणा को सहयोग दिया। फलस्वरूप डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ आदि क्षेत्रों पर मेवाड़ के महाराणा का अधिकार हो गया, परंतु रियासती घरानों के आपसी वैमनस्य के कारण अंबाजी इंगले पूर्ण सफलता नहीं पा सके। 1795 ईस्वी में मेवाड़ पर चुड़ावतों का अधिकार हो गया। उनका अन्य शासकीय
समूहों के साथ संघर्ष शुरू हो गया। 1802 में अमीर खां पिंडारी ने नाथद्वारा पर अधिकार कर लिया। भीम सिंह रियासती घरानों के आपसी वैमनस्य को नियंत्रित नहीं कर पाए। 1803 में मेवाड़ के शासक ने जयपुर नरेश के माध्यम से अंग्रेजों से संधि करने का प्रयास किया, पर असफल रहे। 1793 से 1813 के मध्य जोधपुर की अव्यवस्था का मुख्य कारण सामंती प्रतिस्पर्धा, संकीर्णता एवं उत्तराधिकार का संघर्ष था। दोनों ही पक्षों में भाड़ेत सैनिकों की ऊंची धनराशि लेकर अपनी ओर मिलाने का प्रयास किया। परिणामतः राज्य आर्थिक संकट से घिर गया। मेरे मित्रों, ये मैं जो आपको पढ़कर सुना रहा हूँ, जहाँ सवाल आएगा मैं अवश्य रुकूंगा, बाकी कहानी आपको सुननी है, परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट नहीं है। बस राजस्थान के शासकों ने मराठों के बढ़ते आतंक से मुक्ति पाने के लिए मराठों के शत्रु अंग्रेजों से मित्रता करने के प्रयास शुरू कर दिए। सर्वप्रथम जयपुर के महाराजा पृथ्वी सिंह ने 1776 में अपने एक प्रतिनिधि को गवर्नर जनरल के पास भेजा और अंग्रेजों से मैत्री की इच्छा प्रकट की। जयपुर वो पहली रियासत है जो अब मराठों से परेशान हो चुकी है और अंग्रेजों से अब संधि करना चाहती है कि भाई हमें बचाओ किसी प्रकार। और उस समय महाराजा पृथ्वी सिंह था जिसने गवर्नर जनरल के पास अपना एक प्रतिनिधि जो है वो बातचीत के लिए भेजा था। जोधपुर राज्य ने भी ऐसा ही प्रयास किया पर सफल नहीं हुआ। 1803 में अपनी नीति में परिवर्तन कर अंग्रेज भी राजपूत राज्यों से संधि करने के इच्छुक हुए। नवंबर 1803 में अंग्रेज सेनापति लॉर्ड लेक जो है उसके द्वारा क्या किया गया था, तो लॉर्ड लेक जो है उसने सबसे पहले इस दिशा में प्रयास करना शुरू किया। राजस्थान की उत्तरी पूर्वी सीमा पर स्थित लसवाड़ी के रण क्षेत्र में सिंधिया की निर्णायक रूप में परास्त कर दिया। मराठों की इस पराजय ने राजपूत शासकों के लिए मराठों की अधीनता से मुक्ति का जो सुअवसर जो है वो प्राप्त किया। 1803 की संधि की शर्तों में तय किया गया कि दोनों एक दूसरे के मैत्रीपूर्ण व्यवहार करेंगे। कंपनी इन राज्यों से खिराज नहीं लेगी, आंतरिक मामलों में भी हस्तक्षेप नहीं करेगी। इन राज्यों की सुरक्षा का दायित्व कंपनी पर होगा। अन्य राज्यों से विवाद कंपनी की सहायता से सुलझाए जाएंगे इत्यादि। भरतपुर, अलवर, जयपुर, जोधपुर ने संधि पर हस्ताक्षर कर दिए। 1811 में सेटन के स्थान पर चार्ल्स मेटकॉफ दिल्ली का रेजिडेंट बना। उसने गवर्नर जनरल मिंटो को सुझाव दिया कि मराठों अमीर खां पिंडारी की विध्वंसकारी कार्रवाई को समाप्त करने के लिए ब्रिटिश संरक्षण में राजपूत राज्यों का एक संघ बना लिया जाना चाहिए। तत्कालीन लॉर्ड हेस्टिंग्स भी विरोधियों का दमन करके भारत में कंपनी की सर्वोच्च सत्ता स्थापित करना चाहता था। देखिए किस प्रकार टर्न आ रहा है, आपको इस टर्न को समझना है। बस परीक्षा की दृष्टि से कैसे परिवर्तन हुआ ये समझ लीजिएगा, आपको अधिकांश बातें समझ में आ जाएगी। मराठों से परेशान हैं, अंग्रेजों से संधि करना चाहते हैं। अंग्रेज भी अब ये चाहते हैं कि मराठों से इनको सुरक्षा प्रदान की जाए, इनको एक संघ बना दिया जाए, लेकिन ये हमारी अधीनता क्या कर ले, स्वीकार कर ले। किंतु ये तभी संभव है कि जब होलकर और सिंधिया को उनके राज्यों में सीमित कर दिया जाता और पिंडारियों की शक्ति का दमन, क्योंकि एक तरफ पिंडारी भी शक्तिशाली हो रहे थे, एक तरफ मराठा भी थे, तो चारों तरफ से राजपूताना जो है वो घिरा हुआ था। इसके लिए राजपूत राज्यों को संरक्षण में लेना अंग्रेजों के लिए अनिवार्य था, क्योंकि ये राज्य ही सिंधिया, होलकर, पिंडारियों के प्रभाव क्षेत्र में थे। अतः अंग्रेजों ने 5 नवंबर 1817 को होलकर से एक नई संधि करके राजस्थान के जो राज्य हैं इनमें इस प्रकार की बातें कही। अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पर हैं, आपको याद करने ही पड़ेंगे मेरे मित्रों। बहुत बार मैंने देखा है पेपर में ये सवाल आए हुए हैं, तो यहाँ पर हम एक एक करके एक बार याद करते हैं। मैं बार बार याद कराऊंगा तो आपको याद हो जाएगा। कोटा जो रियासत थी उसके शासक क्रांति के समय कौन थे, ये याद करना ही होगा आपको, कोई दो राय नहीं है इस बात में। क्रांति के समय कोटा के राम सिंह थे। राम सिंह कई जगह आएंगे मेरे दोस्तों। राम सिंह जयपुर का आएगा, वहाँ जयपुर में द्वितीय लगाना है, ये ध्यान रखना। राम सिंह सेकंड जयपुर में भी आएगा। राम सिंह जो आए वो कोटा रियासत में आएगा। एक जगह राम सिंह की हम बात और करेंगे आगे। जोधपुर के तख्त सिंह से जोधपुर में तख्ता लगा हुआ था। भरतपुर में जसवंत सिंह थे, भरतपुर के जसवंत सिंह, जोधपुर वाले जसवंत सिंह नहीं है। उदयपुर इंपॉर्टेंट है, स्वरूप सिंह यहाँ के शासक थे, आपको पता होगा। उसके बाद सिरोही में शिव सिंह, धौलपुर में भगवंत सिंह, बीकानेर में सरदार सिंह जो क्रांति के समय बाहर जाकर भी अंग्रेजों की सहायता जिन्होंने की। करौली के मदनपाल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता होगा कोटा में जब क्रांति का विद्रोह हुआ तो करौली के मदनपाल जो है उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। इसके बाद टोंक रियासत, एकमात्र मुस्लिम रियासत उस समय जो हुआ करती थी, टोंक रियासत भी नवाब वजीदुल्ला जो है यहाँ के शासक थे, नवाब वजीदुल्ला।
तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो एक बार फिर मैं पढ़ देता हूँ। कोटा के राम सिंह और जयपुर के राम सिंह सेकंड, जोधपुर रियासत के तख्त सिंह, भरतपुर के जसवंत सिंह, उदयपुर के स्वरूप सिंह, सिरोही के शिव सिंह, धौलपुर के भगवंत सिंह, बीकानेर के सरदार सिंह, करौली के मदन पाल और टोंक रियासत के नवाब वजीउद्दौला। बूंदी के शासक जो हैं वो भी राम सिंह थे। तो आपको 3 राम सिंह याद करने हैं। एक राम सिंह आपके सामने और आ चुके हैं। बूंदी के जो शासक थे उनका भी नाम क्या था भैया? राम सिंह था। तो बूंदी के राम सिंह भी इसमें शामिल हैं। अलवर के विनयशील आदमी थे, तो विनय सिंह थे अलवर रियासत से। जैसलमेर रियासत से रणजीत सिंह थे। झालावाड़ रियासत से पृथ्वी सिंह थे। प्रतापगढ़ रियासत से दलपत सिंह थे। बांसवाड़ा रियासत से लक्ष्मण सिंह थे। ये लक्ष्मण सिंह जो है ये भी आपको याद करना है मेरे मित्रों। लक्ष्मण सिंह डूंगरपुर रियासत से उदय सिंह थे। तो ये नाम भी एक बार फिर पढ़ लीजिए। बूंदी में राम सिंह, कोटा में राम सिंह, जयपुर में राम सिंह सेकेंड, अलवर में विनय सिंह, जैसलमेर में रणजीत सिंह, झालावाड़ रियासत में पृथ्वी सिंह, प्रतापगढ़ रियासत में दलपत सिंह, बांसवाड़ा रियासत लक्ष्मण सिंह और डूंगरपुर रियासत उदय सिंह। राजस्थान का मैप बनाकर आप थोड़ा सा इन चीज़ों को जो है वो अपने आप प्रयास करिएगा ताकि आपको याद हो। एक तरफ आप लोग रियासत और उनके राजा जो हैं इनको मैप के माध्यम से याद करने का ज़रूर प्रयास करिएगा ताकि आपको याद हो जाए। चलिए अब हम अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या है हमारे सामने नेक्स्ट पॉइंट। अब धीरे धीरे क्रांति की शुरुआत की ओर हम बढ़ेंगे और यहाँ से आपके परीक्षाओं के सवाल आने शुरू हो जाएंगे मेरे मित्रों। अभी जो शासकों के नाम बताएं वो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। अब धीरे धीरे जैसे जैसे इस चैप्टर में हम आगे बढ़ेंगे आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण सवाल आने शुरू होंगे। आगे लिखा है कि मेटकोप का नियंत्रण मिलते ही करौली, कोटा, उदयपुर, बीकानेर, किशनगढ़, जयपुर, जैसलमेर आदि कंपनियों ने संधि कर ली अंग्रेजों से। सबसे अंत में 1823 ईस्वी में सिरोही राज्य ने संधि की थी। सबसे अंत में संधि करने वाली जो रियासत है वो कौन सी थी? तो सबसे अंत में रियासत जो थी वो कौन सी थी ये जरूर ध्यान रखना। सिरोही रियासत जो है, इस सिरोही रियासत ने सबसे अंत में क्या किया था? अंग्रेजों से इस प्रकार की संधि की थी। अंग्रेजों से अंत में संधि करने वाली रियासत कौन सी थी? तो सिरोही रियासत थी जिसने सबसे अंत में इसमें संधि की थी। और करौली जो पहली रियासत है आपको नज़र आ रही है, करौली, और आपको ये ध्यान रखना है दोनों सिरोही रियासतें जो है उनके बारे में ध्यान रखना है। इसके बाद लिखा है 1817 से 1823 के दौरान राजस्थान पर स्थापित ये ब्रिटिश आधिपत्य 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति तक अक्षुण्ण रहा। 19वीं सदी के आरंभ में 20 रियासतें थीं जिनमें 17 राजपूत रियासतें, 2 जाट और एक मुस्लिम शासक टोंक के थे, नवाब वजीरुद्दौला उस समय। राज्यों के साथ की गई संधियों में कुछ सामान्य शर्तें थी, कुछ विशेष तो कुछ राज्य से संबंधित थी। संधि की शर्तें इस प्रकार थी। संधि की क्या क्या शर्तें थी? संधि की पहली शर्त, संधि द्वारा रियासती शासकों ने अंग्रेजों की सर्वोच्चता स्वीकार कर ली। राजाओं ने कहा आप ही हमारे सर्वोसर्वा हैं, आपसे ऊपर हमारा कोई नहीं है। अंग्रेजों ने रियासती राजाओं को वंशानुगत राज्य अधिकार स्वीकार कर लिया। अंग्रेजों ने कहा ठीक है भाई, आप वंशानुगत अपने बेटों को अपना राज देते जाएं, हमें कोई परेशानी नहीं है। अंग्रेजों ने बाहरी आक्रमण से प्रत्येक राज्य की सुरक्षा करने और आंतरिक शांति व्यवस्था बनाए रखने में सहायता का आश्वासन दिया। संधि करने वाले प्रत्येक राज्य में एक अंग्रेज पॉलिटिकल एजेंट पीए रखना तय किया गया। साथ ही यह आश्वासन भी दिया गया कि पॉलिटिकल एजेंट उनके राज्य कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेगा, यानी वो अपना काम करेगा, वो अपना काम करेंगे, इसमें कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेगा, लेकिन वो एक प्रतिनिधि के तौर पर अपॉइंट होगा। ब्रिटिश संरक्षण के बदले रियासती शासकों को अपनी विदेश नीति अंग्रेजों को सौंपनी पड़ी और अपने आपसी विवादों को अंग्रेजों की मध्यस्थता हेतु प्रस्तुत करने का वादा करना पड़ा। आवश्यकता पड़ने पर रियासती शासक अपने राज्यों के समस्त सैनिक साधन अंग्रेजों को सुपुर्द कर देंगे। यहाँ देखिए सब कुछ समर्पण हो गया, सैनिक क्षमता पूरी राजाओं के पास है, उनका इस्तेमाल अंग्रेज कर सकते हैं, अंग्रेजों को समर्पित कर दिया। अंग्रेजों की वार्षिक खिराज देने संबंधी धारा सभी राज्यों को संधियों में अलग अलग थी। प्रत्येक रियासत से अलग अलग प्रकार की संधियाँ की थी अंग्रेजों ने, वो बड़े चालाक थे। खिराज की यह राशि निर्धारित करने के लिए मराठों को दिए जाने वाले खिराज को आधार बनाया गया था। ब्रिटिश संरक्षण स्वीकार करने के फलस्वरूप राजस्थान के रियासती नरेशों को सुरक्षा तो प्राप्त हुई,
पर उन्हें अपनी स्वतंत्रता खोनी पड़ी। यानी राजस्थान के राजाओं ने अपना सब कुछ गिरवी रखकर अपनी सुरक्षा जो है वो किन से मांगी थी, वो अंग्रेज़ों से स्वीकार की थी इन संधियों के माध्यम से। तो अब धीरे धीरे जो है वो आपको पता है 1857 की क्रांति का आधार कैसे बनेगा। पहले मराठे, पिंडारी ये सब जो हैं वो यहाँ पर राजस्थान के राजाओं को परेशान करते थे। अब उनसे पीछा छुटाने के लिए अंग्रेज़ों से संधियाँ कर ली, लेकिन अब अंग्रेज़ कैसा व्यवहार करेंगे ये बात समझने वाली है। उपयुक्त संधि का राजस्थान के राज्यों पर बहुविध प्रभाव पड़ा। कंपनी सरकार को नियमित रूप से खिराज देने से राजस्थान के राज्यों की आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई। पॉलिटिकल एजेंट राज्य में व्यवस्था बनाए रखने के नाम पर निरंतर हस्तक्षेप करने लगे। शासन कार्य और अधिकारियों में आई कमी के कारण राज्य शासन संबंधी कार्यों के प्रति उदासीन रहने लगे। ऐसी परिस्थितियों में ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट राज्य में तानाशाह बन गया। कंपनी द्वारा खिराज वसूल करने के अलावा समय समय पर कई खर्च बलात् थोप दिए जाते थे। अंग्रेजों ने राज्यों के आर्थिक साधनों पर भी अधिकार करने का प्रयास किया। नमक उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र सांबर झील और मेवाड़ के अफीम उत्पादन क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया गया। शांति और व्यवस्था बनाए रखने के नाम पर लगभग सभी राज्यों में अंग्रेजी सैनिक टुकड़ियां स्थापित कर दी गई, जिनका खर्च भी संबंधित राज्यों को वहन करना पड़ता था। भारी खिराज पर ब्याज और अन्य खर्चों के थोपे जाने के फलस्वरूप राज्यों की आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई। ये देखिए 1857 की क्रांति के बीज बोए जा रहे हैं मेरे मित्रों। पॉलिटिकल एजेंट जिसको ये कहा गया था कि वो कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, उसने हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। जहां पूरी सैनिक क्षमता जो है वो अंग्रेजों के पास सौंप दी राजाओं ने, अब उन राजाओं के पास ही अंग्रेजों ने अपने सैनिक जो हैं वो वहां अपॉइंट कर दिए गए। तो इसका मतलब राज्य में जो हस्तक्षेप है अंग्रेजों का वो लगातार बढ़ता गया, आर्थिक शोषण जो है वो लगातार होता गया। और जब भी इस प्रकार की शोषण की घटना चाहे कहीं पर भी हो, हमेशा वो क्रांति और उपद्रव का रूप जो है वो लास्ट में लेकर आती है मेरे मित्रों। राजस्थान के शासकों ने मराठा आतंक से सुरक्षा तथा अपने सामंतों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए अंग्रेजों के साथ 1818 ईस्वी की संधि की थी। संधि संपन्न होने के बाद राजपूत शासकों ने अंग्रेजों की सहायता से सामंतों की शक्ति कुचलने का प्रयास किया। कालांतर में अंग्रेजों ने अनेक कदम उठाए जिनसे सामंतों की स्थिति कमजोर हुई। यानी अब राजाओं के अधीन भी सामंत थे। जब राजा प्रभावित हो गए तो उनके सामंत तो अवश्य प्रभावित होंगे ही। सामंतों की सैनिक सेवा के बदले उनसे नगद रुपए वसूल करने का निश्चय किया गया। जागीर क्षेत्रों में सामंतों को कई विशेषाधिकार प्राप्त थे। यानी जागीर क्षेत्र में जो सामंत जागीरदारी का काम या सामंती का काम करते थे उन पर भी यह प्रभाव जो है वो पड़ने लगे। जैसे जागीरों के निवास अपने सामंत की आज्ञा के बिना किसी दूसरे स्थान पर नहीं बस सकते। सामंत व्यापारियों से राहदारी और दान पानी की आदि शुल्क वसूल करके उसके बदले व्यापारियों को सुरक्षा प्रदान करते थे। उनके इन विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया गया। यानी रास्ते में आने जाने वाले वो जो व्यापारी होते थे उनके माल को कोई लूटे नहीं, इसलिए राहगीरी जैसे जो है वो शुल्क लेते थे सुरक्षा प्रदान करने के बदले। अब अंग्रेजों ने वो बंद कर दिए। 19वीं सदी के पूर्वार्ध तक जागीर क्षेत्र का नेतृत्व सामंतों के पास था तथा समाज में उनकी प्रतिष्ठा भी बढ़ी चढ़ी थी। किंतु 19वीं सदी के अंत तक जागीर क्षेत्रों में सामंतों के नेतृत्व में कमी आई। अब ये अपने प्रभावशाली नहीं रहे। सामंत क्या है मेरे मित्रों? मान लीजिए एक राजा है और उसके कोई रिश्तेदार हैं, अड़ोस पड़ोस का कोई व्यक्ति उसका जानकार है जो उसका विश्वसनीय है। राजा पूरे इलाके का तो वसूल नहीं कर सकता था कर या फिर जो भी उसको लेना होता था। इसके लिए वो दूर वाले क्षेत्रों में क्या करता था, अपने सामंत अपॉइंट करता था जहाँ से वो क्या करते थे, टैक्स की वसूली करते थे। तो इसी प्रकार अब उन पर भी जो है वो सामंत आ चुकी थी। अंग्रेजों ने डूंगरपुर शासक जसवंत सिंह को गद्दी से हटाकर प्रतापगढ़ के शासक के पौत्र दलपत सिंह को वहां का शासक बना दिया। पहला झटका डूंगरपुर को दिया। इससे वहां की जनता में ब्रिटिश सरकार के प्रति घृणा उत्पन्न हो गई। इसी प्रकार जब अंग्रेजों ने जयपुर की राजमाता भटियानी को अधिकारच्युत करने का प्रयास किया तो वहां के लोगों ने क्रूर होकर कप्तान ब्लेक की हत्या कर दी। जब जयपुर में भटियानी रानी को हटाया गया था तो वहां पर कप्तान ब्लेक की हत्या जयपुर वासियों ने कर दी। कोटा में अंग्रेजों ने तत्कालीन महावीर किशोर सिंह के विरुद्ध रियासत के फौजदार जालिम सिंह के दावों का समर्थन किया। जैसे कोटा के हाड़ा राजपूत अंग्रेजों के विरुद्ध हथियार लेकर उठ खड़े हो गए। अलवर भरतपुर रियासतों ने अंग्रेजों के हक से पर वहाँ अवयस्क राजकुमारों को गद्दी पर बैठा दिया गया, क्योंकि शासन के अवयस्क होने की स्थिति में अंग्रेजों को राज्य के प्रशासन पर अपना नियंत्रण स्थापित करने का अवसर मिल जाता। जोधपुर के महाराजा मान सिंह भी ब्रिटिश सरकार की घोर विरोधी थे।
उनके प्रयत्नों से अन्य रियासतों में भी ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध असंतोष पनपने लगा। ये पृष्ठभूमि है मेरे मित्रों 1857 की क्रांति की। 1857 की क्रांति के क्या मूलभूत कारण थे, उनमें आपके सामने धीरे धीरे ये कहानी क्लियर हो रही है। हालांकि सीधा यहाँ से परीक्षा में सवाल नहीं आएगा, लेकिन फिर भी ये जानकारी आपको जाननी जरूरी है। अब परीक्षा में सुमेलित करने का अधिकांश बार यहाँ से सवाल आया है और आगे की परीक्षाओं में भी आएगा। तो ये सुमेलित करने वाला सवाल जो है वो मेरे मित्रों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोटा रियासत, बटन यहाँ जो है बटन होते हैं कोट के, तो कोटा का कौन था, पॉलिटिकल एजेंट यानी पीए जो है, कोटा का पीए कौन था, तो कोटा का पीए था मेरे मित्रों, उसका नाम था मेजर बर्टन। कोटा का पीए कौन था, तो मेजर बर्टन जो है वो कोटा का पीए था। इसके बाद देखिए जोधपुर रियासत में मैक मोसन, जोधपुर में मैक मोसन। इसके बाद भरतपुर में मोरिसन, भरतपुर में कौन था, मोरिसन। जयपुर में ईडन, जयपुर में ईडन। उदयपुर रियासत में सावर्स, उदयपुर या मेवाड़ कहिए, मेवाड़ में सावर्स था। सिरोही रियासत में जेडी होल था, यानी सिरोही में क्या हो गया भैया, होल हो गया, सिरोही में होल हो गया। उदयपुर रियासत में सावर्स लगा हुआ था, ठीक है। जयपुर में ईडन था, भरतपुर में मोरिसन था, जोधपुर में मैकमोसन था और कोटा में बर्टन था। देखिए आपको याद करने में सबसे आसान है कोटा का बर्टन, उसके बाद सबसे ज़्यादा याद करना है जयपुर का ईडन, जोधपुर का मैकमोसन, और उसके बाद जो तीन बच गए हैं वो परीक्षा की दृष्टि से अब इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाते हैं क्योंकि वो याद नहीं रहते आपको। भरतपुर का मोरिसन, उदयपुर का सावर्स और सिरोही का जेडी होल। भरतपुर का मोरिसन ज़्यादा याद रखना, आजकल की परीक्षाओं में मैंने कई पेपर में देखा है ये मोरिसन पर सवाल पूछते हैं। सावर्स, मोरिसन और होल, ये तीन नाम आपको और याद करने हैं। तो मेरे हिसाब से बर्टन, मैकमोसन, मोरिसन, ईडन, सावर्स और जेडी होल, ये नाम आपको याद हो गए होंगे। सुमेलित होने में कैसा भी सवाल आए गलत नहीं करना है। मैं रुका इसीलिए हूँ कि मैंने कह दिया कि यहाँ से परीक्षा में सवाल आते हैं और आप भी पेपर उठाकर अगर देखते होंगे तो आपको अंदाज़ा होगा इस बात का। राजनीतिक आधिपत्य स्थापित करने के पश्चात अंग्रेज सरकार ब्रिटिश भारत की भांति राजस्थान पर भी सांस्कृतिक विजय प्राप्त करने को उत्सुक हो उठी। ब्रिटिश सरकार ने सामाजिक सुधार के लिए प्रचलित परंपराओं, रीति रिवाजों और कुरीतियों को समाप्त करने के लिए विशेष कदम उठाए। इन कुरीतियों में कन्यावध है, दास प्रथा है, सती प्रथा सम्मिलित थी। इस दिशा में उठाए गए कदमों से भी भारतीयों को फिर परेशानी होने लगी। हालांकि उनकी अंग्रेज़ों की नज़रों में हमारे जो पारंपरिक ये जो सती प्रथा है, विधवा प्रथा है, भारतीयों की नज़र में अच्छे थे। लेकिन जब अंग्रेज़ आए तो अंग्रेज़ों को लगा कि सती अगर इनको किया जा रहा है तो कभी न कभी हमारे अंग्रेज़ों वालों का नंबर नहीं आ जाए इस प्रकार। तो इन कुरीतियों के खिलाफ जो है वो अंग्रेज़ों ने जो है वो काम करना शुरू किया। तो भारतीयों को लगा हमारे जो सामाजिक जो प्रथाएं हैं उन पर भी अब ये लोग कुठाराघात करेंगे, तो ये भी क्रांति के एक मूलभूत कारण में शामिल किया जाता है। से जनता ये समझने लगी कि अंग्रेज राजस्थान के सामाजिक ढांचे को विघटित करना चाहते हैं। ये बात मैं अभी कह रहा था आपको कि सामाजिक और सामान्य जीवन में हस्तक्षेप की नीति ने जनता में असंतोष उत्पन्न किया। इस प्रकार हम देखते हैं कि 1818 की संधि के बाद अंग्रेजों द्वारा राजस्थान के राज्यों के प्रशासन में अवांछनीय हस्तक्षेप, आर्थिक संसाधनों पर आधिपत्य, अंग्रेजों द्वारा वसूल की जाने वाली वार्षिक खिराज की राशि, सामंतों के विशेषाधिकारों पर कुठाराघात और राजस्थान के सामाजिक जीवन में हस्तक्षेप ने सर्वत्र असंतोष को जन्म दिया। राजा, सामंत और साधारण जनता सभी वर्ग अंग्रेजों से असंतुष्ट थे। ये सब कारण हैं क्रांति को पैदा करने में भूमिका निभाने वाले कारक हैं। ईसाई मत के प्रचारकों की संधि गतिविधियों के कारण अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र में यह विचार पनपने लगा कि अंग्रेज हिंदुओं का मतांतरण कर उन्हें जबरदस्ती ईसाई बनाने के लिए प्रयत्नशील हैं। ये भी एक कारण था। अंग्रेज ईसाई मिशनरियाँ यहाँ आने लगी, भारतीयों का धर्म परिवर्तन करवाने लगे, वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार यहाँ पर ईसाई धर्म का करने लगे। इससे उनमें ब्रिटिश सत्ता के प्रति तीव्र आक्रोश उत्पन्न हुआ। ब्रिटिश विरोधी भावनाओं को पनपाने में राजस्थान के कवियों व साहित्यकारों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके द्वारा ऐसे शासकों की निंदा की गई जो ब्रिटिश सत्ता के भगत थे तथा उन शासकों और सामंतों की प्रशंसा की गई जो ब्रिटिश सत्ता के विरोधी थे। ऐसे कवियों में कवि बांकीदास, राधोदास, सांधु गंगजी तथा महाकवि सूर्यमल मिश्रण आदि का उल्लेखनीय योगदान रहा। इससे स्पष्ट है कि भारत में क्रांति आरंभ होने से पूर्व ही देशी रियासतों में ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध तीव्र असंतोष व्याप्त हुआ था।
सन 1857 की क्रांति आरंभ होने के समय राजस्थान में सैनिक छावनियों की संख्या 6 थी। मैंने कई परीक्षाओं में देख लिया, यही सवाल जो है वो कम से कम 20 से 30 परीक्षाओं में मैंने खुद देखा है कि यही सवाल पूछा हुआ है कि राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय कितनी सैनिक छावनियाँ थी। तो पहला सवाल है कि 6 सैनिक छावनियाँ थी। कौन कौन सी? नसीराबाद, नीमच, देवली, ब्यावर, एरिनपुरा और खेरवाड़ा। अब इन छावनियों में लगभग 5,000 सैनिक थे, किंतु किसी भी छावनी में कोई अंग्रेज सैनिक नहीं था, केवल 30 अंग्रेज अधिकारी ही थे। इसका कारण भी समझ लीजिए, अंग्रेज सिर्फ हमारा शोषण करते थे तो नीचे जो काम करने वाले जो पुलिस है, जैसे तो पुलिस में नीचे का कांस्टेबल स्तर का या सेना में काम करने वाले सबसे निम्न स्तर के सिपाही जो हैं वो तो भारतीय रखते थे, लेकिन अधिकारी किसके थे? अंग्रेजों के थे। मेरठ में क्रांति होने की सूचना जैसे ही राजस्थान के एजीजी को प्राप्त हुई, उसने देशी रियासतों के शासकों को यह आवश्यक निर्देश भेजे कि क्रांतिकारियों को अपने राज्य में न घुसने दें और जो ब्रिटिश सत्ता का विरोध करे उनका कठोरतापूर्वक दमन करो। अब राजस्थान में शुरुआत हो चुकी है मेरे मित्रों, क्रांति की ज्वाला जल चुकी है। और सबसे पहले क्रांति की शुरुआत राजस्थान में होती है, राजस्थान की एक प्रसिद्ध सैनिक छावनी जिसका नाम है नसीराबाद। नसीराबाद सैनिक छावनी में क्रांति का सूत्रपात होता है। उस समय नसीराबाद में 15वीं और 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री जो है वो भारतीय तोपखाने की सैनिक टुकड़ी तथा पहली मुंबई लॉन्सर्स के सैनिक विद्यमान थे। अब देखिए नसीराबाद में कौन कौन सी सैनिक छावनियाँ थी, जरा सुन लीजिएगा मेरे मित्रों। यहाँ आपको ध्यान रखना है, 15वीं और 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, भारतीय तोपखाने की सैनिक टुकड़ी और पहली मुंबई लॉन्सर्स की सैनिक टुकड़ियाँ जो वो यहाँ विद्यमान थी। मेरठ विद्रोह की सूचना 15वीं नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने सोचा कि ये सारी कार्रवाई भारतीय सैनिकों को कुचलने के लिए की गई है तथा तोपें भी उनके विरुद्ध प्रयोग करने के लिए तैयार की गई है। अतः उनमें विद्रोह की जो भावना है वो क्या हो गई? जागृत हो गई। जैसे ही मंगल पांडे को फांसी की सजा दी गई, अंग्रेजों ने कठोरतापूर्वक उसका दमन करना चाहा, लेकिन उसके बावजूद भी उसकी खबर जो है वो देश भर के अलग अलग जगह पहुंची। राजस्थान जब इसकी खबर पहुंची तो राजस्थान में नसीराबाद में 15वीं और 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री जो है वो तैनात थी। और 15वीं नेटिव इन्फेंट्री के जो सैनिक थे उन्होंने सोचा कि हमें क्या किया जा रहा है, दबाया जा रहा है, क्यों न अंग्रेजों का इसमें विरोध किया जाए। 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री की एक टुकड़ी काफ़ी समय से अजमेर शस्त्रागार की रक्षा कर रही थी। संदेह के कारण उसे नसीराबाद भेज दिया। अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों को लगा कि ये बंगाल वाले जो हैं वो ज़्यादा फड़फड़ाहट कर रहे हैं, तो क्यों न इनका अगर कब्जा यहाँ हो जाता है तो हम तो बर्बाद हो जाएंगे। इस वजह से 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री को कहाँ से? अजमेर से हटाकर नसीराबाद भेज दिया गया था। इससे सैनिकों के मन में यह धारणा बन गई कि उन पर अविश्वास किया जा रहा है, अतः वे ब्रिटिश अधिकारियों से नाराज हो गए। इन दिनों बाजारों में, छावनियों में बंगाल और दिल्ली के संदेशवाहक साधु और फकीरों के वेश में राजस्थान आए। उन्होंने चर्बी वाले कारतूसों के विरुद्ध प्रचार का, विद्रोह का संदेश जो है वो प्रचारित कर रखा था। तो राजस्थान में भी एक मुख्य कारण जो है वो इस प्रकार के कारतूस लगे, चर्बी वाले कारतूसों के प्रयोग की घटना जो है उसके भी संदेश जगह जगह यहाँ पर प्रसारित किए जा रहे थे। भारतीय सैनिकों ने सोचा कि अंग्रेज उन्हें धोखे से ईसाई बनाना चाहते हैं। इस धार्मिक भावना के कारण ही उत्तेजना फैलती गई। धीरे धीरे भारतीय सैनिकों पर नियंत्रण रखने के लिए बाहर से यूरोपीय सेना और कुछ तोपें मंगवाई गई। इस तथ्य को गुप्त रखा गया था और बाद में जब बात प्रकट हो गई तो सेना में उत्तेजना फैलना स्वाभाविक था। इन्हीं कारणों से 28 मई 1857, डेट याद कर लो, हर परीक्षा में छपती है। 28 मई 1857 को 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने तोप खाने पर अधिकार कर लिया। सारी छावनी में भगदड़ मच गई। सैनिकों ने शस्त्रागार लूट लिया। अंग्रेज सैनिक अधिकारियों मेजर स्पॉटिसवुड व कर्नल न्यूबरी, ये दो नाम याद करने हैं, कर्नल न्यूबरी और स्पॉटिसवुड, ये अंग्रेज अधिकारी थे। इनकी हत्या कहाँ पर कर दी गई? तो नसीराबाद सैनिक छावनी में। लेफ्टिनेंट लॉक तथा कप्तान हार्डी घायल हो गए। ठीक है, कप्तान हार्डी और कैप्टन लॉक जो है इनको घायल कर दिया गया और स्पॉटिसवुड और कर्नल न्यूबरी की हत्या कर दी गई। अंग्रेज अधिकारियों ने नसीराबाद से भागकर ब्यावर में शरण ली। कहाँ पर? यानी नसीराबाद से भागे हुए सैनिकों ने शरण कहाँ ली? तो ब्यावर में ली। चर्च और अधिकारियों के बंगले में आग लगा दी गई। खजाने की तिजोरियां तोड़ दी गई। पर इन विद्रोही सैनिकों ने 4 ब्रिटिश अधिकारियों के अलावा रक्त की एक बूंद भी
नहीं भाई, यानी ये चारों लोग हैं जिनमें दो को घायल किया और दो को मौत के घाट उतार दिया। तो जिनको मौत के घाट उतारे उनके नाम याद रखना है, स्पॉटिसवुड और कर्नल न्यूबरी है। जिनको नसीराबाद सैनिक छावनी जो 15वीं नेटिव इन्फेंट्री उसके सैनिकों ने मौत के घाट उतारा। छावनी को तहस नहस करने के बाद विप्लवी सैनिकों ने अविलंब दिल्ली की ओर प्रस्थान किया। 18 जून 1857 को विप्लवी दिल्ली पहुंच गए और दिल्ली में डेरा डाले अंग्रेजी पलटन पर पीछे से आक्रमण किया, जिसमें अंग्रेज परास्त हुए। तो 28 मई 1857 को नसीराबाद सैनिक छावनी से विद्रोह का आरंभ हुआ। राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई, जिसमें आपको बता दिया 4 अंग्रेज अधिकारी, जिसमें 2 की हत्या, स्पॉटिसवुड और कर्नल न्यूबरी की हत्या कर दी गई। यहाँ से अंग्रेज अधिकारी भागकर ब्यावर आए, कुछ इधर उधर भाग गए। उसके बाद 18 जून 1857 को नसीराबाद सैनिक छावनी के सैनिक हैं वो दिल्ली पहुंच गए और दिल्ली में जाकर अंग्रेजों पर पीछे से उन्होंने क्या किया, आक्रमण किया। इसके बाद क्रांति हुई नीमच में। नीमच में क्रांति, नीमच वर्तमान में आपको पता होगा मध्य प्रदेश में मेरे मित्रों। नसीराबाद की क्रांति की सूचना जब नीमच पहुंची तो 3 जून 1857, डेट याद कर लो, पहली 28 मई 1857, ये 3 जून 1857 की डेट में जो बता रहा हूँ वो परीक्षा में आती है, याद करना है। नीमच के सैनिकों ने भी विद्रोह कर दिया। क्रांतिकारियों ने छावनी को लूट लिया, उसमें आग लगा दी। नीमच छावनी को लूटने के बाद क्रांतिकारी नीमच से रवाना होकर सरकारी बंगलों को लूटते हुए उनमें आग लगाते हुए शाहपुरा पहुंचे। शाहपुरा के शासक ने क्रांतिकारियों को भोजन व ठहरने की सुविधा प्रदान की। इसके पश्चात क्रांतिकारी निम्बाहेड़ा पहुंचे, जहां की जनता ने इसका बड़ा स्वागत किया। तत्पश्चात क्रांतिकारी यहाँ से देवली, टोंक, आगरा होते हुए दिल्ली पहुंच गए। यानी नीमच के सैनिक भी दिल्ली पहुंच रहे हैं और नसीराबाद के पहले से ही पहुंच चुके हैं। क्रांति की शुरुआत नीमच में 3 जून 1857 से हुई थी। नीमच से क्रांतिकारियों के चले जाने के पश्चात एजीजी लॉरेंस, एजीजी कौन था, पैट्रिक लॉरेंस जो है वो इस समय एजीजी थे, ध्यान रखना। अलग अलग रियासतों में जो थे वो तो पॉलिटिकल एजेंट थे, लेकिन एजीजी जो था, मुख्य अधिकारी जो होता था वो एजीजी था। और एजीजी कौन था, तो लॉरेंस एजीजी, पैट्रिक लॉरेंस जो है वो इस समय क्या होता था, लॉरेंस, पैट्रिक लॉरेंस इस समय क्रांति के समय क्या था, एजीजी था। इसके निर्देशन पर कप्तान सावर्स, सावर्स कहाँ का था, मेवाड़ का था, ने कोटा, बूंदी और मेवाड़ की राजकीय फौजों की सहायता से 8 जून 1857 को नीमच पर पुनः अधिकार कर लिया। तो नीमच पर पुनः अधिकार किसने किया, कप्तान सावर्स ने किया। और सावर्स कहाँ का था, तो ये ध्यान रखना, जो सावर्स है वो मेवाड़ रियासत का क्या था, पीए था। क्या था, पीए था। और किसके निर्देश पर, एजीजी पैट्रिक लॉरेंस के निर्देश पर उसने ऐसा किया था। इसके बाद क्रांति का असली गढ़ जो है वो मेरे मित्रों आता है एरिनपुरा और आहुआ की क्रांति, जिस पर हम लोग बातचीत कर रहे हैं। एरिनपुरा और आहुआ की क्रांति अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का झंडा उठाने और उनकी सत्ता को चुनौती देने का काम मारवाड़ के जागीरदारों ने किया। एरिनपुरा में स्थित जोधपुर की सैनिक टुकड़ी को नसीराबाद में हुई क्रांति की सूचना मिली। भाई नसीराबाद के सैनिक छावनी जो थे वो सैनिक क्रांति करके 28 तारीख को क्रांति करके जून के महीने में वो पहुंच गए कहाँ पर, दिल्ली। दिल्ली के बाद जब उसकी सूचना नीमच पहुंची तो 3 जून को नीमच में घटना घटित हो गई। और ये सब सूचनाएं कहाँ पहुंची बाद में, मारवाड़ के एरिनपुरा सैनिक छावनी में पहुंची। कब, 21 अगस्त को क्रांति का बिगुल यहाँ पर बज गया। 21 अगस्त 1857 को क्रांति का बिगुल कहाँ बजा, एरिनपुरा सैनिक छावनी में बजा। क्रांतिकारियों ने एरिनपुरा स्टेशन को लूटा। मारवाड़ के रास्ते दिल्ली की ओर रवाना हो गए क्रांतिकारी। जब क्रांतिकारी पाली पहुंचे तो आहुआ, पाली जिले में स्थित एक गांव है आहुआ, उसके ठाकुर कुशाल सिंह ने उन्हें अपनी सेवा में ले लिया। वो जब सैनिक जा रहे थे तब उनसे पूछा गया, बातचीत हुई, वो कई अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग वो कहानी बताई जाती है। तो ये ठाकुर कुशाल सिंह से जब उन सैनिकों की बात हुई तो उन्होंने अपनी सेवा में उन सैनिकों को ले लिया। आहुआ का ठाकुर मारवाड़ का एक शक्तिशाली सामंत हुआ करता था। वह अंग्रेजों व जोधपुर के महाराजा दोनों का विरोधी था। ऐसा माना जाता है कि मारवाड़ और मेवाड़ के अनेक सामंत अपनी सेवाएं लेकर कुशाल सिंह की सहायता के लिए उस समय आहुआ पहुंचे थे। उसके बाद आगे क्रांति में क्या हुआ जरा और देखिएगा। यहाँ पर ये आहुआ जो है इसकी तस्वीर भी आपको देखने को मिलेगी। जोधपुर के महाराजा ने सिंधवी कुशलराज के नेतृत्व में एक फौज अंग्रेजों का दमन करने हेतु आहुआ भेजी। उसके बाद 8 सितंबर 1857 को आहुआ के ठाकुर व क्रांतिकारियों की संयुक्त सेना ने जोधपुर की राजकीय फौज को परास्त कर दिया।
8 सितंबर 1857 आपको पता होना चाहिए मेरे मित्रों। यहाँ पर ये प्रसिद्ध युद्ध जो है वो हुआ। इस संघर्ष में किलेदार अनार सिंह मारा गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अनार सिंह किस युद्ध में मारा गया। दो प्रसिद्ध युद्ध यहाँ पर हुए, तो एक आपका चेलावास का युद्ध, एक बिथोड़ा का युद्ध, दोनों पर अभी बातचीत करेंगे। अनार सिंह इस युद्ध में मारा गया। सिंधवी कुशलराज जान बचाकर इसमें भाग गया। ये सिंधवी कुशलराज और अनार सिंह जो है ये दोनों आए थे सम्मिलित रूप से कुशाल सिंह के खिलाफ, लेकिन इनकी हालत खराब हो गई। जोधपुर फौज की तोपें, बहुत सारी युद्ध सामग्री क्रांतिकारियों के हाथ लग गई। इस घटना के कुछ समय पश्चात एजीजी पैट्रिक लॉरेंस एक सेना लेकर आहुआ पहुंचा। 18 सितंबर को लॉरेंस की सेना ने क्रांतिकारियों के बीच भीषण संघर्ष हुआ, जिसमें लॉरेंस को पराजय का सामना करना पड़ा। ब्रिटिश फौज को परास्त करने के बाद क्रांतिकारी दिल्ली कूच कर गए। इसमें दो प्रसिद्ध युद्ध हुए मेरे मित्रों। एक तो हुआ बिथोड़ा का युद्ध। क्या हुआ? बिथोड़ा का युद्ध हुआ। और एक प्रसिद्ध युद्ध हुआ जिसका नाम था चेलावास का युद्ध। क्या है? दोनों जगह के नाम है, एक बिथोड़ा जगह है और एक कौन सी है? चेलावास जगह है। ये चेलावास जगह जो है ये दोनों जगह यहाँ पर ही स्थित है। और यहीं पर चेलावास और बिथोड़ा में, बिथोड़ा का युद्ध हुआ 8 तारीख को, 8 सितंबर 1857 को, और चेलावास का जो युद्ध है वो हुआ 18 सितंबर 1857 को मेरे मित्रों। इसके बाद ये देखिएगा आहुआ का प्रसिद्ध दुर्ग जो है वो आपके सामने है। यहाँ पर आहुआ के किले का ये जो दरवाज़ा है, इसी किले पर जो है वो अंग्रेज अधिकारी जो है उसका सिर क्या कर दिया था? लटका दिया था। जॉर्ज लॉरेंस आहुआ की पराजय को भूल नहीं पाया था, इसलिए आहुआ के ठाकुर के बदले लेने की लिए ब्रिगेडियर होम्स के नेतृत्व में उसने विशाल सेना आहुआ की ओर भेजी। 20 जनवरी 1858 को ब्रिगेडियर होम्स ने आहुआ पर आक्रमण किया। दोनों सेनाओं के बीच भीषण संघर्ष हुआ। इस संघर्ष के दौरान ठाकुर कुशाल सिंह आहुआ के किले को छोड़कर सलूम्बर चला गया। उसके जाते ही ब्रिटिश फौजों ने आहुआ के किले पर अपना अधिकार कर लिया। अंग्रेजों ने बदले की भावना इतनी प्रबल थी कि उन्होंने पूरे गांव को बुरी तरह लूटा। आहुआ के किले को बारूद से उड़ा दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने आहुआ के मंदिरों और मूर्तियों को पूरी तरह नष्ट भ्रष्ट कर दिया और यहाँ के निवासियों पर भीषण जो है वो अत्याचार इन्होंने किए थे। तो मेरे मित्रों, अंग्रेज अधिकारी को मारकर अंग्रेजों इस आहुआ के किले पर उसका सिर जो है वो लटका दिया था। अनार सिंह इस समय मारा गया। और यहाँ पर मेरे मित्रों आप लोगों के लिए ये सारी जानकारियाँ जो है वो चेलावास और बिथोड़ा के युद्ध से संबंधित जो हैं वो आपको याद करनी है। तो चलिए अब और आगे बातचीत करते हैं। और क्या है ज़रा देखिएगा। मेवाड़ में क्रांति की गूंज कैसे गूंजी? ये तो ऊपर वाली बातचीत तो मारवाड़ से संबंधित है, एरिनपुरा सैनिक छावनी से संबंधित है, जहाँ 21 जून 1857 को क्रांति हुई। अब मेवाड़ की अगर बात करें तो उस समय मेवाड़ में जनता में भी अंग्रेजों के विरुद्ध काफ़ी रोष था। मेवाड़ के अधिकांश सामंत ब्रिटिश सत्ता के विरोधी थे। नसीराबाद में हुई क्रांति की सूचना उदयपुर पहुंच चुकी थी। अतः मेवाड़ की फौज भी अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह के लिए लगभग तैयार थे। किंतु मेवाड़ के महाराणा की सूझबूझ ने तथा अंग्रेज कप्तान सोवर्स ने कठोर रूप से स्थिति को बिगड़ने से संभाल लिया। इस समय महाराणा व कंपनी की सरकार दोनों को ही मेवाड़ के सामंतों से भय था। अतः दोनों एक दूसरे के साथ सहयोग इस समय कर रहे थे। सावर्स इस समय यहाँ का मेवाड़ का जो है वो आपको पता होगा पॉलिटिकल एजेंट था मेरे मित्रों। और उस पॉलिटिकल एजेंट के नेतृत्व में यहाँ पर कंट्रोल किया गया, तो क्रांति कुछ यहाँ पर कम हुई। एजीजी के निर्देश पर मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह थे। मेवाड़ में महाराणा स्वरूप सिंह थे और सावर्स यहाँ के पीए थे। 27 मई 1857 को अपने सभी सामंतों को पत्र भेजकर कहा कि वे ब्रिटिश सैनिक कार्यवाही में सहयोग करें तथा पॉलिटिकल एजेंट सावर्स को निर्देश की पालना करें। दूसरी ओर कप्तान सावर्स ने विरोधी सामंतों को चेतावनी देते हुए कहा कि जो भी शांति भंग करने का प्रयत्न करेगा उसे कठोर दंड दिया जाएगा। यानी वहाँ से शिक्षा लेते हुए इन्होंने पहले ही आदेश जारी कर दिए इस बार। यहाँ तक कि सलूम्बर के राव केसरी सिंह ने मेवाड़ के महाराणाओं के अधिकारों को चुनौती देते हुए कहा कि यदि 8 दिन में उसकी परंपरा अधिकारियों की मांग को स्वीकार नहीं किया गया तो चित्तौड़ की गद्दी पर महाराणा के किसी प्रतिद्वंदी को बैठा देगा। जब कप्तान सावर्स ने रावत केसरी सिंह को चेतावनी दी कि यदि उसने महाराणा के विरुद्ध किसी भी कार्रवाई में भाग लिया तो उसे उसकी जागीर से अपदस्थ कर राजपुताना से ही निष्कासित कर दिया जाएगा। कप्तान सावर्स की इस धमकी से रावत केसरी सिंह शांत हो गया। यानी रावत केसरी सिंह किस ठिकाने से संबंधित था? तो सलूम्बर जो ठिकाना है वहाँ से संबंधित था मेरे दोस्तों। इसने महाराणा को और अंग्रेजों को चुनौती दी, लेकिन बाद में अंग्रेजों की चुनौती का ये सामना नहीं कर पाया और इसने शांति स्थापित कर ली। फिर
अब बात आती है कोटा, जहाँ पर सबसे खतरनाक विद्रोह हुआ, वो कोटा की क्रांति आपके सामने है। राजस्थान के राज्यों में हुई 1857 की क्रांति में कोटा का महत्वपूर्ण स्थान है। कोटा में विद्रोह का मुख्य कारण था पॉलिटिकल एजेंट बर्टन ने कोटा महारावल को यह सलाह दी कि कुछ अफसर वफादार नहीं हैं तथा उनका रवैया अंग्रेज विरोधी है, अतः वे ऐसे अफसरों को पदच्युत कर अंग्रेज अधिकारियों को सौंप दे जिससे उन्हें उचित दंड दिया जा सके। मेजर बर्टन ने जिन अफसरों को सौंपने की मांग की थी उसमें जयदयाल, रतनलाल, जियालाल आदि प्रमुख थे, जिसमें जयदयाल और मेहराब खां का नाम सबसे ज़्यादा आता है। मेजर बर्टन द्वारा महाराव को सलाह दी गई कि किसी भी प्रकार महाराव की फौज तथा फौज के अधिकारियों पर प्रकट हो गई, फलस्वरूप फौज के सभी सिपाही क्रोध से पागल हो उठे और उन्होंने मेजर बर्टन के बदला लेने का निश्चय किया। 15 अक्टूबर 1857 कोटा में क्रांति का बिगुल बज चुका है। 18 अक्टूबर की डेट याद रखना, 1857 को कोटा के सैनिकों ने क्रांति के साथ ही रेजिडेंट को घेर लिया, आग लगा दी। वहाँ क्रांतिकारियों ने मेजर बर्टन और उसके 2 पुत्रों की वहाँ पर हत्या कर दी। क्रांतिकारियों ने शहर में जुलूस निकाला और महाराव के महल को घेर लिया और जो बर्टन था उसका सर धड़ से अलग करके पूरे शहर में बर्टन का सिर जो है वो भाले की नोक पर घुमाया गया था। मेरे दोस्तों, महाराव अपने महल में एक प्रकार से कैद हो गया। फिर क्रांतिकारियों ने महाराव को एक संधि पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए विवश किया। उसमें 9 शर्तें थी, जिसमें से एक शर्त यह थी कि मेजर बर्टन और उसके पुत्रों की हत्या स्वयं महाराव के आदेश से की गई थी। उसमें यह लिखवा लिया उन्होंने कि महाराव के कहने पर ही हमने मेजर बर्टन और उसके पुत्रों की हत्या की है। महाराव को क्रांतिकारियों की इच्छा अनुसार व्यवहार करने के लिए तब तक विवश होना पड़ा जब तक कि करौली के मदनपाल से सैनिक सहायता प्राप्त नहीं हुई थी। क्रांतिकारियों का कोटा शहर पर लगभग 6 माह तक अधिकार रहा। उन्होंने सरकारी गोदामों, बंगलों, दुकानों, अस्त्र शस्त्र और भंडारों आदि को लूटा, उसमें आग लगा दी। उन्होंने जिले के विभिन्न कोषागारों को भी लूटा। ऐसा लगता है कि क्रांतिकारियों को कोटा रियासत के अधिकांश अधिकारियों का समर्थन और सहयोग प्राप्त हो गया था। क्रांतिकारियों ने शहर में लूटमार और अत्याचार कर नगर के लोगों में भीषण आतंक पैदा कर दिया। यह स्थिति तब तक बनी रही जब तक मेजर H.G. रॉबर्ट्स नसीराबाद से 5500 सैनिक लेकर 22 मार्च 1858 को चंबल के किनारे पहुंचा। तो H.C. रॉबर्ट्स जो है वो नसीराबाद से आया था कोटा, ये ध्यान रखिएगा। अन्य तोपों से क्रांतिकारियों पर धुआंधार गोले बरसाए और उन्हें कोटा से बाहर भागने पर क्या कर दिया, विवश कर दिया। तब जाकर कोटा में क्रांतिकारी जो हैं उनको क्या किया पाया, शांत करने का अवसर उनको मिल पाया। कोटा क्रांतिकारियों के नियंत्रण से मुक्त कराया जा सका। क्रांतिकारी नेताओं तथा विद्रोही सैनिकों को अमानुषिक दंड दिए गए। जयदयाल को गिरफ्तार कर उसे तोप से उड़ा दिया गया। अन्य राज्यों में भी क्रांतिकारी घटनाएं हुई और क्या क्या हुआ जरा देखिए। महत्वपूर्ण घटनाएं हमारे सामने आ चुकी है। नसीराबाद है, नीमच है, एरिनपुरा है, आहुआ है, इसके साथ साथ मेरे दोस्तों मेवाड़ है, कोटा है। चलिए अब बात करते हैं कुछ छोटी मोटी और घटनाएं कहीं हुई है। राजस्थान 1857 की क्रांति केवल मारवाड़, मेवाड़, कोटा तक ही सीमित नहीं रही, अपितु गूंज राजस्थान के अन्य राज्यों में भी सुनाई दी। भरतपुर जो आगरा व मथुरा के काफ़ी निकट है, क्रांति के समय अशांत रहा। मथुरा में विद्रोह हो जाने के बाद भरतपुर शहर में उत्तेजना फैल गई। भरतपुर की सेना ने भी क्रांति का बिगुल बजा दिया। भरतपुर के महाराजा ने वहाँ के पॉलिटिकल एजेंट मेजर मोरिसन, यहाँ ध्यान रखना भरतपुर का मोरिसन है, को भरतपुर छोड़ जाने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि भाई भाग जाओ, यहाँ से कुछ नहीं है, मारे जाओगे वरना। बर्टन का हाल देख लो, बर्टन के दोनों बेटे मारे गए। अनाड़ सिंह देख लो, अनाड़ सिंह मारा गया, क्योंकि महाराजा को यह आशंका थी कि उसकी उपस्थिति से नीमच के जो क्रांतिकारी हैं वो भरतपुर पर आक्रमण न कर दें। महाराजे की सलाह पर मोरिसन भरतपुर छोड़कर चला गया। क्रांति की अवधि में भरतपुर रियासत की स्थिति बड़ी विषम थी। क्रांतिकारी सैनिकों की अनेक टुकड़ियां भरतपुर की सीमा से होकर गुजरी। भरतपुर गुर्जर व मेवात जनजाति क्रांति में पीछे नहीं रहे, खुलकर क्रांति में भाग लिया इन्होंने। जब पड़ोसी आगरा जिले में अंग्रेजों को शक्ति वहाँ के लाल किले की चारदीवारी तक सीमित हो गई तो भरतपुर की जनता ने मन में यह विश्वास भर गया कि अब भारत में ब्रिटिश सत्ता समाप्त होने वाली है। तो ये ध्यान रखिएगा, मोरिसन भरतपुर में था लेकिन क्रांति भरतपुर में भी हुई। हाँ, सैनिक छावनी वहाँ नहीं थी लेकिन क्रांति का बिगुल वहाँ भी बजा।
अब बात करें अलवर की। अलवर भी दिल्ली के कुछ क्रांतिकारियों के आ जाने के कारण क्रांतिकारी गतिविधियां पनपने लगी थी। अलवर रियासत के गांवों के गुजरों ने अपने पड़ोसी राज्य भरतपुर की भांति ब्रिटिश विरोधी भावना का खुलकर प्रदर्शन किया। उन्होंने अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों से शासकों को काफ़ी परेशान किया था। इसके बाद बात करें धौलपुर की, तो धौलपुर में गंभीर उपद्रव हुए। अक्टूबर 1857 के आरंभ में ग्वालियर और इंदौर के क्रांतिकारियों की संयुक्त सेना धौलपुर में प्रविष्ट हो गई। क्रांतिकारियों के प्रति सहानुभूति के कारण धौलपुर रियासत की सेना तथा अनेक क्रांति अधिकारी राजा का साथ छोड़कर क्रांतिकारियों के साथ मिल गए, जिससे धौलपुर की सत्ता खतरे में पड़ गई। क्रांतिकारियों ने धौलपुर में खूब लूटमार की। उन्होंने वहां के राजा को घेर कर जान से मारने की धमकी दी। विवश होकर राजा को क्रांतिकारियों की मांगें स्वीकार करनी पड़ी। धौलपुर में इन क्रांतिकारियों ने राव रामचंद्र और हीरालाल के नेतृत्व में राजा की अधिकांश जो मांगे थी इस प्रकार की, उन पर क्या विचार विमर्श किया जरा देखिएगा। स्थापित तोपों पर अधिकार कर लिया, उनकी सहायता से आगरा पर आक्रमण कर दिया। स्थिति तब तक बनी रही जब तक दिसंबर से पटियाला के शासक द्वारा भेजी गई सेना की सहायता से धौलपुर में व्यवस्था स्थापित नहीं की। यानी धौलपुर में क्रांतिकारी जब उग्र हो गए तो सेना कहाँ से आई, तो पटियाला से जो सेना है वो आई, तब जाकर उन क्रांतिकारियों पर काबू पाया जा सका। अब बात करते हैं, बढ़ते हैं जयपुर की ओर। जयपुर के महाराजा को उनके एक पदाधिकारी राव शिव सिंह ने यह सलाह दी कि अंग्रेजों तथा मुगल बादशाह बहादुर शाह दोनों से मित्रता संबंध बनाए रखें, किंतु उनके एक प्राइवेट सेक्रेटरी पंडित शिवदीन ने महाराजा पर अंग्रेजों का साथ देने पर जोर डाला। जयपुर में नवाब विलायत खां, मियां उस्मान खां और सादुल्ला खां मुगल सम्राट से मिलकर ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध क्रांतिकारी षड्यंत्र रच रहे थे। मुगल सम्राट के साथ किए गए इन पत्र व्यवहारों की जानकारी महाराजा को मालूम हो गई, अतः उन्होंने सादुल्ला खां को राज्य से निष्कासित कर दिया और शेष दोनों को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया। अब देखिए, राज्य में रहते हुए ही आपको पता है बिना जयचंदों के कभी भी देश जो है वो बर्बाद नहीं हुआ। विभिन्न प्रकार के जयचंद हर रियासत में रहे हैं और इसी का परिणाम जो है वो जयपुर में भी देखने को मिला। टोंक में वजीरुद्दौला था, आपको पता है। टोंक में भी नवाब की सेना ने मीर आलम खां के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया। टोंक में किसके नेतृत्व में विद्रोह किया गया, तो आलम खां के नेतृत्व में। यहाँ पर एक नाम मैं आपके सामने लिख रहा हूँ जो क्या है, मीर आलम खां है। ये मीर आलम खां के नेतृत्व में यहाँ पर क्या हुआ था, ये आक्रमण हुआ था या क्रांतिकारी गतिविधियाँ हुई। टोंक का नवाब अंग्रेज़ों के साथ था, मगर नवाब की सेना ने नीमच में क्रांतिकारियों को टोंक आने के लिए आमंत्रित किया। उसकी सहायता से नवाब के किले को घेर लिया। नवाब ने सैनिकों को डराने धमकाने का भरपूर प्रयास किया, किंतु वे सफल नहीं हो सके। अब आगे धीरे धीरे बातें बढ़ती गई और सलूम्बर और कोठारिया का योगदान भी इस क्रांति में महत्वपूर्ण रहा। आउआ जोधपुर के ठाकुर कुशाल सिंह से प्रेरणा लेकर मेवाड़ के दो प्रमुख सामंत थे, एक सलूम्बर के राव केसरी सिंह और कोठारिया के राव जोध सिंह। 1857 सलूम्बर के केसरी सिंह ने, ध्यान रखना, सलूम्बर उदयपुर में पड़ता है आजकल, सलूम्बर के राव केसरी सिंह व कोठारिया के रावत जोध सिंह जो हैं 1857 की क्रांति के स्वतंत्रता संग्राम में अभूतपूर्व योगदान रहा। यह सही है कि मारवाड़ के सामंतों की स्थिति, मेवाड़ के सामंतों ने खुलकर क्रांति में भाग नहीं लिया, किंतु अंग्रेजों का विरोध करने वाले क्रांतिकारी नेताओं तथा ब्रिटिश सत्ता के विरोधी जागीरदारों को सलूम्बर और कोठारिया के रावतों ने यहाँ शरण दी। उन्होंने क्रांतिकारियों के परिवारों को भी आश्रय दिया। सलूम्बर के रावत केसरी सिंह के आसपास के जागीरदारों को साथ लेकर आउआ के ठाकुर के स्वतंत्रता यज्ञ में भरपूर सहायता की थी। उदयपुर के महाराणा ने कंपनी सरकार के साथ जो संधि की, केसरी सिंह ने उसका खुलकर विरोध किया। एजीजी पैट्रिक लॉरेंस ने केसरी की ब्रिटिश विरोधी गतिविधियों को देखकर महाराणा उदय सिंह पर दबाव डाला कि वे उसके विरुद्ध कार्रवाई करें, किंतु महाराणा उसके विरुद्ध कार्रवाई करने का साहस नहीं जुटा सके। अंग्रेजों द्वारा आहुआ गांव को तहस नहस कर दिया गया तथा आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह निरीह अवस्था में इधर उधर भटकते रहे थे। तब कोठारिया के रावत जोध सिंह ने उनको गले लगा लिया। उन्होंने कोठारिया में पेशवा नाना साहब और उनके परिवार को भी शरण दी तथा सब प्रकार की सुख सुविधाएं उपलब्ध कराई। इस प्रकार ब्रिटिश सत्ता का विरोध कर
वह भावी परिणामों की चिंता न कर सलुम्बर और कोठारिया के रावतों ने अभूतपूर्व त्याग और साहस का परिचय इस क्रांति के समय दिया था। मेरे मित्रों, तो आपसे पूछा जा सकता है कि सलुम्बर और कोठारिया के जो सामंत थे वो कौन थे जिन्होंने 1857 की क्रांति में क्रांतिकारियों का साथ दिया था, अंग्रेजों का साथ नहीं दिया। अगस्त 1858 तक समस्त भारत में विद्रोह कुचल दिया गया। नवंबर 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत का शासन ब्रिटिश ताज को सौंप दिया। ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया की ओर से भारत के संदर्भ में जो है वो भारत के सभी नरेशों के अधिकारों और विशेषाधिकारों को सुरक्षित रखने का आश्वासन दिया गया। उदयपुर के महाराणा ने इसका स्वागत किया। अंग्रेजों के सम्मान में एक भव्य दावत इस समय आयोजित की गई। यद्यपि राजस्थान में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल रहा, किंतु विप्लव के बाद राजस्थान के परंपरागत ढांचे का स्वरूप बदलने लगा। आधुनिक शिक्षा का प्रसार, नए मध्यम वर्ग का जन्म, प्रशासनिक सेवाओं में जनसाधारण की नियुक्तियां, वैश्य समुदाय का सहयोग लिया जाने लगा। इन्हें महत्वपूर्ण पद और विभिन्न प्रकार के संरक्षण देना आदि कुछ इस प्रकार के कार्य होने लगे, जिससे राजपूतों का महत्व कम हो गया। राजस्थान के नरेश और जागीरदार अब अंग्रेजों पर पूरी तरह से निर्भर हो गए। क्रांति तो हालांकि समाप्त हो गई, लेकिन लोगों में असंतोष अभी समाप्त नहीं हुआ था। क्रांति अभी भी लोगों के हृदय में धधक रही थी। उसके क्या क्या परिणाम हुए, अंग्रेजों की जो सत्ता थी वो एक तरीके से चली गई, अब वो महारानी के पास आ गई। 1858 में उस प्रकार के बाद में बहुत सारे सुधार किए गए और कुछ हद तक राजस्थान कह दीजिए या भारतीय लोगों को कुछ हद तक सफलता उसमें प्राप्त हुई। क्रांति की असफलता के क्या कारण रहे होंगे उस पर भी बातचीत करते हैं। राजस्थान के राजाओं में अंग्रेजों के प्रति अपनी झुकने की प्रवृत्ति का परिचय इस समय मिला, क्योंकि जयपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सिरोही, टोंक, बीकानेर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के शासकों ने इस विप्लव को आंधी को रोकने के लिए ब्रिटिश सत्ता को सहयोग दिया। मुगल सम्राट बहादुर शाह तथा स्थानीय विद्रोहियों ने राजस्थानी राजाओं को स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व प्रदान करने हेतु आमंत्रित किया, पर इसके बाद भी उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया। राजस्थान के विद्रोहियों में आपसी एकता और जनसंपर्क का अभाव था। कोटा, नसीराबाद, भरतपुर, धौलपुर, टोंक आदि अलग अलग समय पर क्रांति होने के कारण भी अंग्रेजों को विद्रोहियों से निपटने का अवसर मिल गया। यदि सब जगह क्रांति एक साथ होती, सुव्यवस्थित होती, सुनियोजित होती, तो परिणाम क्रांति का कुछ और होता। लेकिन कभी कहीं अलग अलग समय क्रांति होने की वजह से सैनिक संगठित नहीं हो पाए और अंग्रेजों को निपटने में इसमें सहायता मिली। मारवाड़, मेवाड़ और जयपुर आदि नरेशों ने तांत्या टोपे को किसी भी प्रकार का सहयोग नहीं दिया था। तांत्या टोपे राजस्थान आए, क्रांति का बिगुल बजाने आए, अंग्रेजों से मुकाबला करने आए, लेकिन राजस्थान के किसी भी शासक ने उनका सहयोग सही तरीके से नहीं किया। राजस्थान की 18 रियासतों में संगठन और एकता का अभाव था। नेतृत्व के लिए जब मेवाड़ के महाराणा से संपर्क किया तो नेतृत्व प्रदान करने के बजाय उन्होंने शासकों के पत्र व्यवहार संबंधी सारे कागजात ब्रिटिश अधिकारियों को सौंप दिए। देखो क्या हाल था राजस्थान का उस समय। राजस्थान अनेक देशी रियासतों में बंटा हुआ था, इस कारण उसमें क्रांतिकारियों का कोई केंद्रीय संगठन नहीं था। उनमें नेतृत्व का भी सर्वथा अभाव था। क्रांतिकारियों के बीच आपस में संपर्क भी नहीं रहा। उनमें त्याग और बलिदान की भावना तो थी, किंतु उनमें न तो अंग्रेजों जैसा रण कौशल ही था और न ही अंग्रेज सैनिकों के समान प्रशिक्षित सैनिक थे इनके पास। इसके अतिरिक्त क्रांतिकारियों को धन, रसद और हथियारों की कमी का भी सामना करना इस समय पड़ा। अंग्रेजों ने अन्य क्षेत्रों में हुई क्रांति का दमन करते हुए जून 1858 तक उत्तर भारत के अधिकांश भागों पर पुनः अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। इस कारण उन्होंने राजस्थान में हुई क्रांति का दमन करने के लिए पूरी शक्ति इस समय लगा दी थी। 1857 की क्रांति की असफलता के बाद क्या परिणाम निकले होंगे ये भी जरा देख लीजिए। 1857 की क्रांति के असफल होने के बाद राजस्थान की रियासतें ब्रिटिश संरक्षण में चली गई। क्या परिवर्तन इस समय हुए असफलता के बाद भी? राजस्थान की रियासतों की ब्रिटिश संरक्षण जो है उसमें चली गई थी सारी रियासतें। ब्रिटिश सम्राट ने राजस्थान की सभी रियासतों में कंपनी द्वारा की गई संधियां जारी रखी। जो संधियां पहले हो चुकी वो संधियां उसी प्रकार जारी रही जैसे पहले रही थी। इसके बाद और क्या क्या हुआ परिणाम स्वरूप? राजस्थान की जनता पर अब गुलामी का दोहरा अंकुश हो गया। एक तो वे रियासती राजा के अधीन थे और अंग्रेजों का भी उन पर नियंत्रण हो गया। परिणाम स्वरूप यह निश्चित हो गया
कि निकट भविष्य में राजस्थान में स्वतंत्रता का आंदोलन का कोई भविष्य नहीं होगा। अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार के कारण भी लोगों में राष्ट्रीय जागृति का प्रादुर्भाव हुआ। स्वधर्म स्वदेशी स्वराज स्वभाषा के फलस्वरूप लोगों ने क्रांति की भावना पुनः पलवित हुई। इस भावना का बल प्रदान करने वालों में अर्जुन लाल सेठी, केसरी सिंह बारट, गोपाल सिंह खरवा आदि अग्रणी क्रांतिकारी माने जाते हैं। उन क्रांतिकारियों की असफलता ने भावी संगठित आंदोलन की जो भूमिका है वो तैयार की। तो ये मेरे मित्रों इस पुस्तक में दिया गया 1857 की क्रांति का सार है। वैसे आपने बहुत जगह से 1857 की क्रांति को पढ़ा भी होगा। मैंने पूरी बातें आपके सामने रखने की कोशिश की। इसमें कुछ बिंदु छूट भी गए हैं, लेकिन उन बिंदुओं को आपने इधर उधर से कहीं ना कहीं अवश्य पढ़ रखे होंगे। ये इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव सवाल तो नहीं है, डिस्क्रिप्टिव है, लेकिन आरएस मुख्य परीक्षा की तैयारी करने वाले मेरे बंधुओं के लिए ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। 1823 में अंग्रेजों ने सबसे अंत में राजस्थान की किस रियासत के साथ संधि की? तो मैंने कहा था करौली रियासत पहली थी और अंतिम सिरोही रियासत थी। इस प्रकार के छोटे छोटे सवाल जो हैं यहाँ पर दिए गए हैं, जो कि सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। आप इनको पढ़ सकते हैं। 1857 की क्रांति आरंभ होने के समय राजस्थान में कहाँ कहाँ सैनिक छावनियाँ थी? 6 सैनिक छावनियाँ आपको बतानी है। राजस्थान में 1857 की क्रांति का आरंभ किस दिनांक से हुआ था? 28 मई 1857 की डेट नसीराबाद सैनिक छावनी से। 15वीं नेटिव इन्फेंट्री के जो सैनिक थे उन्होंने क्रांति की शुरुआत की। राजस्थान के उन 3 प्रमुख स्थानों का नाम कीजिए जहां 1857 की क्रांति का विद्रोह है। तो आप 3 नहीं ज़्यादा बता सकते हैं। नसीराबाद, नीमच है, फिर उसके बाद आउवा है, कोटा है। सब जगह आप क्रांतिकारियों के जो ठिकाने थे वो बता सकते हैं। राजस्थान के उन 3 राजाओं के नाम उल्लेखित कीजिए। ये सवाल आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। मैंने पूरा चैप्टर आपको पढ़ाया है। 5वां सवाल, राजस्थान के उन 3 राजाओं के नाम उल्लेख करिए जिन्होंने 1857 की क्रांति में क्रांतिकारियों का सहयोग किया था। राजस्थान के इतना चैप्टर पढ़ने के बाद मैं सिर्फ आपको एक ही सवाल दे रहा हूं जिसका जवाब आप लोगों को देना है। बाकी बात मेरे मित्रों मैं अगली क्लास में आप सब लोगों के साथ करने वाला हूं। पहला चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है 1857 की क्रांति। तो जल्दी ये पुस्तक आपकी 7-10 दिन में पूरी हो जाएगी और आप लगातार मुझे ये अवगत कराइए कि क्या आपको ये सब ठीक लग रहा है। अगर ठीक लग रहा है तो आपको 1-1 घंटे की ये क्लास जो है वो मैं उपलब्ध करवा दूंगा। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका सहयोग करने के लिए भी धन्यवाद। और आगे अब शेयर करना है या नहीं करना इसका निश्चय आप लोगों को करना है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।